प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार लाल अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पांडातराई, जिला कबीरधाम में राजनीति शास्त्र का सहायक प्राध्यापक हूँ और मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आ रहा हूँ जो न केवल एमए बल्कि बीए सेकेंड ईयर का भी चैप्टर है। साथ ही यदि कोई बच्चा यदि यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और आप बड़े ध्यान से विषयों को सुने। जो भी एक्सपर्ट्स अभी वीडियो लेक्चर दे रहे हैं cgschool.in में जो जिनके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनको बड़े तल्लीनता से देखिए, सुनिए, समझिए और दिए हुए नंबर्स पे आप अपने डाउट्स क्लियर करें। cgschool.in में पीजी के बच्चे भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और यदि नहीं कराए हैं तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आज का विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, जो एमए सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का यूनिट 1 से तथा बीए द्वितीय वर्ष पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 से है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और कोशिश करें कि जब भी कोई विचारक की बात आप पढ़ते हैं, समझते हैं तो निश्चित रूप से इतिहास है। और जैसा मैंने कहा था पहले भी कि बीती हुई राजनीति इतिहास बनती है और इतिहास और राजनीति के घटनाक्रम को यदि समझना है तो आपको कब, कहाँ, कौन, कैसे का फार्मूला अपनाना होगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा, कब, कहाँ, कौन, कैसे। कब का मतलब समय, सन, दिनांक, कहाँ स्थान, कौन व्यक्ति और कैसे घटनाक्रम। तो आज हम देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के संबंध में, उसके जीवन परिचय के संबंध में और उसके मदर का नाम, पिताजी का नाम क्या था, कहाँ से वो बिलोंग करते थे और किस प्रकार से वो एकेडमी में आए, कैसे उन्होंने सुकरात के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की, इन सब बातों को आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पुस्तक में जो बातें लिखी हैं उनको आप सिलसिलेवार देख लें, समझ लें और उसको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लें कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। फिर भी थोड़ी सी ब्रीफ में करूँगा। जन्म 427 या 429 ईसा पूर्व से माना जाता है, मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई। और प्लेटो क्योंकि एक अभिजात्य वर्ग से आते थे और बड़े परिवार से थे, उनका बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। बाद में उनके हृदय को चौड़े छाती उदय का वैभव शिक्षक नाम उनका प्लेटो रखा। प्लेटो का अर्थ अरबी में अफलातून होता है। एक प्रकार से कहें तो चौड़े छाती वाला हृदय व्यक्ति, बिंदास व्यक्ति जिसको हम कहें सरल शब्दों में। और इसी उपनाम से वो चर्चित भी रहे। और यूनानी में उसका उच्चारण होता प्लाटोन। प्लाटोन का मतलब होता है चौड़ा, चपटा। प्लेटो के जन्म समय से ही जैसे उसकी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होती है वैसे ही सुकरात के विद्यालय में आ जाते हैं 8 और लगातार 8 वर्ष तक वो प्लेटो के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो प्लेटो के अनन्य भक्त थे, अनन्य शिष्य थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो उनके सानिध्य में नहीं बल्कि उनके चरणों में रहकर शिक्षा ग्रहण की 8 साल तक। और उनके पूरे जीवन काल में, पूरे विचारण में, पूरे राजनीतिक विचार की धारणाओं में, चाहे जो भी सिद्धांत हो, उनमें सुकरात की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ऐसा होता है जब कुछ जीवन में जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको हम मानते हैं और हमारे सामने उसके साथ में दुखद घटना होती है, उसका छाप हमारे जीवन में पड़ता है। यही चीज़ बहुत कुछ प्लेटो के साथ भी हुआ। और सुकरात अपने समय के महान दार्शनिक हुआ थे, महान दार्शनिक जो अपनी बातों को अवधारणाओं में ऐसा कविताओं के रूप में ऐसे वो कहते थे। जैसे उसके 4 एक कोटेशन में आप मेरी जो स्लाइड्स जो साथ में चलेगी उस स्लाइड्स में आपको दिखेगा। जैसे सुकरात कहते हैं, सबसे अमीर वह है जो थोड़े में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है।
दूसरी बात, ज़िंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी को महत्व देना चाहिए। ज़िंदगी को नहीं बल्कि अच्छी ज़िंदगी को महत्व देना चाहिए। फिर सुकरात आगे कहते हैं, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं केवल उनको सोचने के लिए तैयार कर सकता हूँ। मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता बल्कि उनको सोचने के लिए तैयार कर सकता। ये हाई एजुकेशन का एक थीम मान के चलिए आप। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि स्कूल में अभी तक जो भी शिक्षा ग्रहण की, रिकॉल सिस्टम्स आपने किया, रट्टा मारा, रिमेम्बरिंग किया, याद किया, पर कॉलेज का एजुकेशन डिफर है। कॉलेज के एजुकेशन में तथ्य और कारण को समझा समझाया जाता है, शीर्षक को समझा और समझाया जाता है। और मैं ऐसा मानना है कि शीर्षक को जो बच्चा समझ लिया, शीर्षक को कॉन्सेप्ट यदि उसका क्लियर हो गया तो मान के चलिए कि अंदर की बातें उसको समझ आती है। तो यहाँ पर सुकरात की ये बात को बहुत कुछ मैं कोट हमेशा करता हूँ कि मैं किसी को सिखा नहीं सकता बल्कि सीखने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। कोरा पाठ्यक्रम का ज्ञान यदि आप प्राप्त करें और परीक्षा में लिखकर उसमें फर्स्ट क्लास मेरिट भी आए तो वो ज्ञान ना कहलाते हुए आपकी एक कहने से रिकॉल पद्धति है जिसको आप परीक्षा पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस दौरान, कॉलेज के दौरान आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, चाहे प्लेटो के माध्यम से आपके टीचर ने दी हो, अरस्तु के माध्यम से टीचर ने दी हो, साइंस के किसी मेथड के माध्यम से आपको टीचर ने दी हो, मैथ्स के किसी फार्मूले के माध्यम से आपके टीचर ने दी हो, या हिंदी के किसी काव्य से, अंग्रेजी के शेक्सपियर से किसी टीचर ने आपको दी हो, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वही आपके जीवन में काम आता है। अन्यथा तो प्राइवेट परीक्षा देने वाली घर की गृहिणी या प्राइवेट परीक्षा देने वाला किसी ऑफिस का कर्मचारी भी परीक्षा पास होता है, फर्स्ट क्लास आता है। तो फ़र्क है। और चौथी बात, सुकरात कहते हैं, अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुने, क्योंकि अगर आप उसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। यदि आप घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनिए, और उस बेकाबू घोड़े को आपने काबू में कर लिया, मतलब मान के चले कि आप सभी घोड़ों को काबू में कर सकते हैं। इसलिए जब भी मैं कहता हूँ, हमेशा पाठ्यक्रम की जब तैयारी होती है कॉलेज में, तो मैं हमेशा 3 स्याही 3 इंक का फार्मूला हमेशा बच्चों को देता हूँ मैं, कि जैसे आप क्लास में आते हैं नई क्लास में, तो आपके सामने पुस्तक में सामने में पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को देखते हुए आप 3 इंक का सहारा लीजिए। पहला ग्रीन इंक, उसमें आप उन पाठ्यक्रम के चैप्टर्स को अंडरलाइन कीजिए जिसको आप जानते हैं, जो पिछली क्लास में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो। दूसरा ब्लू इंक, उन पाठ्यक्रम के अंश को आप टिक करिए जिसको आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, हल्का डाउट हो। और फिर रेड इंक है, जिसमें आप उन पाठ्यक्रम को, उस चैप्टर को अंडरलाइन करिए जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब ये तीनों इंक का फार्मूला कैसे काम करेगा? अब वो बेकाबू घोड़ा कौन सा हुआ आपका? रेड इंक। तो सबसे पहले उस रेड इंक वाले चैप्टर को पढ़ना चालू करें और अपने टीचर्स को पूछिए, टीचर के सामने उस बात को रखिए, और टीचर के द्वारा और आपके द्वारा, और आजकल स्मार्टफोन गूगल के द्वारा आप उस चीज़ को सबसाइड करिए, हाँ, समस्या समाधान करिए। जैसे रेड फिगर के, अच्छा मैं कहना भूल गया, जब आप तीनों लगा लेते हैं तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा रंग कौन आपके पाठ्यक्रम में, रंग कौन सा आया? रेड आया मतलब बेकाबू घोड़ा ज़्यादा है, ब्लू आया मतलब डाउट्स वाले ज़्यादा, ग्रीन आया मतलब आप जानते हैं सब चीज़, फिर भी आपको पढ़ना है। तो जो रेड की बात कर रहा था, बेकाबू घोड़े की बात करो, उसको आप पढ़िए, सबसे पहले उसको क्लियर करिए, देन ब्लू में आइए, ब्लू को कंप्लीट करिए, फिर आप ग्रीन में आइए, ग्रीन आने से आपका रिवीजन होगा, और फिर रेड से फिर चालू करिए, रिवीजन करिए। इस प्रकार से नोट्स बनाइए। इस प्रकार से आप सुकरात की उस बात को कि यदि दुनिया आपको सफलता हासिल करनी है तो सबसे बेकाबू घोड़े को सबसे पहले आप काबू में करिए, ताकि हर घोड़ा जो वहाँ पर है वो आपके काबू में आ जाएगा। तो सुकरात की वो बात जो आज से लगभग 2500 साल पहले की, वो आज भी सही है। इसलिए महान दार्शनिक विचारक कहलाते हैं। इसलिए इन्हें हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, ताकि आप इनके द्वारा केवल सुकरात ने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा करके नहीं, उसके द्वारा कही गई बात को आप समझने का प्रयास करें। तो अब हम आते हैं सुकरात के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। सुकरात महान दार्शनिक थे। एथेंस यूनान में उनका जन्म हुआ 470 से 469 ईसा पूर्व के आसपास। मृत्यु 399 ईसा पूर्व में 71 वर्ष की आयु में हुई। कहा जाता है कि सुकरात जो है वो बहुत कुरूप थे, तो उनको देखकर महिलाएं बच्चे छिप जाया करते, इतना कुरूप चेहरा था, लेकिन उतना ही तेज
उतना ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था, जो उस समय के राजकीय नीति के राजा की नीतियों पर, शासन नीतियों पर होने वाले उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, होने वाले उनके द्वारा कुनीति पर वो विचार रखते रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे समय में राजा को भजन तो बनना ही पड़ेगा। और सुकरात की कही गई बातों को लोग मानना चालू किए, उनके विद्यालय में संख्या बढ़ने लगी और लोग पढ़ना चालू किए। सब चीज़ को देखते हुए सुकरात को 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड दिया गया, उन्हें जहर का प्याला पिलाया गया। और ये जो मृत्यु थी सुकरात की, ये प्लेटो के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। प्लेटो जो हंसता खेलता सुकरात के जीवन में उनको अपने गुरु मानते हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण करता था, अचानक वो गंभीर होता है, उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आती है और वो फिर 399 के आसपास यूनान छोड़ के चला जाता है। और कहा जाता 12 देशों की यात्रा किया, 12 से 15 साल तक बाहर रहा और फिर वो वापस आया। वापस आकर उसने अपने एथेंस में यूनान में एक विद्यालय खोला और विद्यालय खोलने के बाद वो ये भी कहा जाता है कि उस विद्यालय को यूनान का पहला विश्वविद्यालय माना गया है। उसमें उसने लिखा था जिसको ज्यामितिक ज्ञान होना है, क्योंकि उसका मानना था जिसको गणित का ज्ञान नहीं है वो राज्य की नीतियों को सुलझा नहीं सकता है, अच्छी नीतियाँ बना नहीं सकता है। तो हम देखते हैं अब प्लेटो के नया सिद्धांत के ऊपर चर्चा करते हैं। प्लेटो के जीवन में दो प्रकार के प्रभाव हमको दिखाई देते हैं, दो प्रकार के प्रभाव उसके जीवन दिखाई देते हैं उसके विचारकों में। पहला है मैगेरियन या पाइथागोरियन का प्रभाव। मैगेरियन मतलब संगीत, क्योंकि अभिजात वर्ग से आने पर राजनीति विचारक बनने की सोच में भी प्लेटो में संगीत, जो इटली के भ्रमण के दौरान उसके जीवन में आई थी, का प्रभाव दिखता है। संगीत का ज्ञान वो जद्दोजहद के बाद सुकून की तलाश के लिए है। इसके बाद आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गणित को अनिवार्य समझता है। आदर्श राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था होगी या जो आगे की प्लानिंग की जाएगी उसके लिए गणित का ज्ञान, उसके दोनों ही प्रभाव उसके जीवन पड़ता है। दूसरा प्रभाव प्लेटो के जीवन पे उसके गुरु सुकरात का प्रभाव पड़ता है, जिसे मैंने कहा 8 वर्ष तक लगातार सानिध्य में था। 399 में उसको जनतंत्री सरकार के द्वारा मृत्युदंड दिया गया और वो फिर विभिन्न देश में गया, लौट के आगे एकेडमी खोला, उसका नाम विश्वविद्यालय माना जाता है। तो ये दो प्रभाव उसके जीवन दिखाई देते हैं। और ये दो प्रभाव के बाद जब उसकी वापसी होती है, मैक्सी नाम के विचारक ने कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। मैक्सी ने कहा प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। अब देखते हैं प्लेटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक था तथा नैतिकता का एक महान पुजारी था। दो बात उसके बात आती है, एक उच्च कोटि का आदर्शवादी राजनीतिक विचारक था और नैतिकता को पुजारी था, क्योंकि उसने अपने गुरु से सीखा। ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो के ऊपर में सुकरात की मृत्यु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और अपनी न्याय धारणा के आधार पर प्लेटो एक शासन तंत्र की कल्पना करने लगता है। एक ऐसी शासन तंत्र की कल्पना करता है जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता हो। और न्याय क्या है, इससे प्लेटो कहता है कि इस मुख्य समस्या रही है, इसी समस्या के समाधान के लिए 40 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की। न्याय क्या है, इस सोच के लिए उसने अपनी 40 साल की उम्र में एक ग्रंथ लिखा जिसे हम पॉलिटिकल साइंस का या राजनीतिक शास्त्र चिंता का, दार्शनिक शास्त्र का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। रिपब्लिक की रचना की जिसका शीर्षक था कंसर्निंग जस्टिस, न्याय के संबंध में। प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही एक निश्चित उद्देश्य से किया था। प्लेटो की कल्पना थी कि आदर्श राज्य होगा जहाँ पर बहुत सारी सी बातों की व्यवस्था की थी जो वो नहीं चाहता था कि होने वाली अवस्था राजकीय शासन के द्वारा या राजा के द्वारा होने वाली अवस्था लोगों के ऊपर विद्यमान की जाए। प्लेटो ने आलोचक व दार्शनिक दोनों रूप को स्वीकार किया, क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती विचारकों को, न्याय संबंधी विचारकों की आलोचना भी करता है और उस न्याय को अपने सिद्धांत का प्रतिपादन भी करता है। प्लेटो न्याय को केवल नियमों का पालन तक सीमित नहीं रखता, क्योंकि न्याय मानव आत्मा की अंतः प्रकृति पर आधारित है, ये उसका मानना था। प्लेटो केवल न्याय को नियम पालन की बात नहीं मानता, बल्कि ये मानता है कि वह हमारे अंदर की आत्मा की अंतः प्रकृति पर आधारित होनी चाहिए।
यह दुर्बल के ऊपर सबल की विजय नहीं है, क्योंकि यह तो दुर्बल की सबल से रक्षा करता है। प्लेटो कहता है न्याय दुर्बल के ऊपर सबल की विजय नहीं है, बल्कि यह दुर्बल की सबल से रक्षा करता है, ये कहलाता है न्याय। फिर कहता है प्लेटो के अनुसार न्यायोचित राज्य सभी की अच्छाई की ओर ध्यान रखकर प्राप्त किया जाता है। न्यायोचित राज्य क्या होता है? न्याय से संबंधित राज्य, न्याय से ओतप्रोत राज्य, न्यायोचित राज्य होगा वो राज्य होगा जिसमें अच्छाई का ध्यान रखकर वो अच्छाई को प्राप्त किया जाए, अच्छाई का ध्यान रखकर वो न्यायोचित राज्य की प्राप्त किया जाए जिससे सबको आदर्श की परिभाषा के अंदर भाग दिया जा सकता है। एक न्यायोचित समाज में शासक, सैन्यवर्त, उत्पादक व सभी वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार से समाज में शासक बुद्धिमान होता है, सैनिक बहादुर होता है, उत्पादक आत्मनियंत्रण संयम का पालन करते हैं। वो 3 प्रकार की बात कर, आगे चल के इस पर और डिटेल हम बात करेंगे। प्लेटो कहता है न्यायोचित समाज में शासक, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग सभी वह करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। मतलब सीधी बात है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना कार्य करते जाए और आगे चलकर और डिटेल होंगे और एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे तो न्याय अपने आप विद्यमान हो जाता है। और समाज में शासक बुद्धिमान होते हैं, उनका मानना था शासक जो होते हैं बुद्धिमान होना चाहिए। बहादुरी के गुण, पौरुष शक्ति और सभी प्रकार शस्त्र ज्ञान किसको होना चाहिए? सैनिक के पास होना चाहिए। और उत्पादक के पास आत्मनियंत्रण और संयम का पालन करना चाहिए। ये प्लेटो कहते हैं, रिपब्लिक के अंदर उन्होंने कहा। और रिपब्लिक ग्रंथ जो उसके विषय वस्तु बात करते हैं, कंटेंट मैटर ऑफ रिपब्लिक बात करते हैं। पहला है प्लेटो, इसमें कहते हैं प्लेटो के संपूर्ण दार्शनिक विचारों का प्रतिनिधि ग्रंथ है। समस्त दार्शनिक विचारों का एक प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो है रिपब्लिक। समाज और मनुष्य के जीवन के हर पक्ष अर्थात भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों पर वो प्रकाश डालता है। रिपब्लिक जो है ऐसा ग्रंथ है जो समाज और मनुष्य के जीवन के हर पक्ष में, चाहे भौतिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, हर पक्ष की ओर वो ध्यान आकर्षित करता है, हर पक्ष की ओर ध्यान देता है। तो इसको हम देखेंगे 5 भागों में, इसके अपन मैटर देखते हैं। पहला है आत्मिक भाव। इस दृष्टि से प्लेटो ने इसे श्रेष्ठ या अच्छा कहा है, इसकी व्यवस्था की तथा इसे सभी भौतिक तत्व विद्यमान बताया है। इसी आधार पर इसकी भिन्नता में एकता को दर्शाया है। दूसरा है न्याय की अवधारणा। रिपब्लिक ने प्लेटो ने जिस आदर्श राज का वर्णन किया वह न्याय आधारित है, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय का मतलब वर्तमान समय की कोई विधि स्वरूप युक्त न्याय नहीं, वरन न्याय की उसकी अपनी अवधारणा है। शिक्षा। प्लेटो व्यक्ति को आदर्श राज के अनुकूल बनाने में शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, अतः वह अपने आदर्श राज्य के शासकों के लिए विशाल प्रशिक्षण पद्धति की व्यवस्था करता है। शासकों के लिए विशाल प्रशिक्षण पद्धति की व्यवस्था करता है। उसका कहना है कि शिक्षक द्वारा शिक्षा केवल आम व्यक्तियों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि शासक वर्ग के लिए भी होनी चाहिए, ताकि उनको ऐसे शिक्षित किया जाए ताकि वो देश और समाज का विकास कर सकें। संविधान व्यवस्था का प्रतिपादन भी करता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के शासकों को पूर्णतः सेवाभावी, निस्वार्थी बनाने के लिए उनके लिए संपत्ति, परिवार, साम्यवाद की व्यवस्था करता है। इसका उन्होंने अलग से सिद्धांत बनाया है, साम्यवादी सिद्धांत। फिर आदर्श राज्य का पतन। प्लेटो रिपब्लिक इस भाग में संकेत करता है यदि आदर्श राज्य के स्वरूप को शक्ति के साथ बनाए नहीं रखा गया तो अपने आदर्श रूप को खो बैठेगा और उसका पतन होकर निरंकुश शासन तंत्र बन जाएगा। ये 5 प्रकार से रिपब्लिक के बारे में हम मैटर देख सकते हैं। अब आते हैं हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित करने के पहले प्लेटो उस समय के चले आ रहे तत्कालीन सिद्धांतों का आलोचना करता है, उनमें खामी निकालता है, फिर अपना सिद्धांत प्रतिपादित करता है। सुकरात के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने से पूर्व प्लेटो ने उस समय के विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। 3 सिद्धांत उस समय प्रचलित थे। पहला है परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस थे। सिफालस के अनुसार न्याय वह है जो सत्य बोलना, कर्ज को चुका देना ही न्याय है। सत्य बोलना और कर्ज को चुकाना न्याय है, ये सिफालस बोलते हैं। उनके बेटे पॉलीमार्कस कहते हैं मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने को कला ही न्याय है। ये दोनों सिद्धांत उस समय प्रचलित थे। पहला सत्य बोलना, कर्ज चुकाना। दूसरा मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु के साथ में
शत्रुतापूर्ण व्यवहार, जैसा वो व्यवहार करता है वैसे वो बदले में उसको व्यवहार करना। प्लेटो न्याय के कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं करता। उसने कहा न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी, लेने वाले के लिए, मित्र के लिए भी, शत्रु के लिए भी। इस प्रकार से कह के वो उसकी आलोचना करता है। प्लेटो आलोचना में कहता है कि प्लेटो न्याय कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर समान होना चाहिए। और कहता है अच्छा उसके लिए भी जो दे, बुरा और अच्छा उसके लिए जो ना दे। बोलता है अच्छा मित्र के लिए भी और अच्छा शत्रु के लिए भी। ऐसा करके, ऐसा कह के प्लेटो परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करता है। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस नाम आप ध्यान दे रहे हैं। थ्रेसी ने कहा न्याय बलवानों के लिए स्वार्थ सिद्धि का साधन है। राज्य अपने हित के लिए कानून बनाता है, राज्य उस कानून को शक्ति के माध्यम से लागू करता है। एक व्यक्ति के दृष्टिकोण समझदार व्यक्ति अपने को सुखी एवं संतुष्ट रखना चाहता है, उसके अनुसार इस तरह का आचरण ही उसके लिए न्याय है। इस प्रकार जो राज्य की दृष्टि में न्याय है वो व्यक्ति की दृष्टि से अन्याय है। थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय बलवानों का स्वार्थ सिद्ध करने का साधन है। और कहता है राज्य अपने हित के लिए कानून बनाता है। दूसरी बात, राज्य उस कानून की शक्ति के माध्यम से लागू करता है। इसको आगे चलकर प्लेटो इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि थ्रेसीमेकस के न्याय की इस परिवर्तनवादी धारणाओं को भी अस्वीकृत करते हुए कहते हैं न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है और यह आदर्श राज्य की परिकल्पना के विरुद्ध है। थ्रेसीमेकस ने यहाँ तक सहमत था कि चूंकि शासक शासन कला को जानता है इसलिए वो सारी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु ऐसे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया और कहा कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने लिए बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता, किसान पैदा की हुई अपनी सारी फसल को स्वयं नहीं खाता, उसी प्रकार शासक भी वही सारे नियम नहीं बनाता जिससे सिर्फ उसी को लाभ हो। थ्रेसीमेकस इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए 3 उदाहरण देते हैं सुकरात के माध्यम से। जूता बनाने वाला स्वयं बनाया जूता हुआ सब खुद नहीं पहनता, दूसरों के लिए बनाता है। किसान अपनी फसल जो पैदा करता है खुद नहीं खाता, सभी के लिए वो अपने बेचता है, जैसा भी उस समय विनिमय जैसा भी सिस्टम हुआ होगा। और शासक सारे नियम अपने लिए नहीं बनाता जिसमें सिर्फ उसी का लाभ है। इस प्रकार से थ्रेसीमेकस के सिद्धांत की प्लेटो आलोचना करता है। तीसरा है अव्यवहारिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे गुलुकान। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कमजोर लोगों की हालत बहुत दयनीय थी, उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते थे, अतः उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए समझौता किया और यह समझौता उस उद्देश्य से किया गया कि अब हम ना तो अत्याचार करेंगे और ना ही अत्याचार करने देंगे। इस प्रकार कमजोर लोग ने अपने हित के न्याय का विकास किया। प्लेटो इस सिद्धांत से भी असहमत होते हैं। उनका कहना है कि मन मनुष्य का बाहरी तत्व नहीं बल्कि एक आंतरिक तत्व है, अथवा मनुष्य राज्य के नियमों का पालन राज्य के डर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से करता है, क्योंकि वह राज्य के नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। तो ये 3 सिद्धांत जो थे, इन 3 सिद्धांतों के अनुसार प्लेटो तीनों सिद्धांत का पहले आलोचना करता है, उसके बाद प्लेटो फिर अपने सिद्धांत में आते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए यहाँ जरूरी है कि आप जब भी कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो या उसमें आप विचारकों के बारे में पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप जान के चलिए कि आज की समय में कही गई बात जरूरी नहीं कि आने वाले 50 साल 60 साल के बाद कही गई बात में अक्षरशः सत्य हो। जरूरी नहीं कि 100-150 साल बाद कही गई बात में अक्षरशः सत्य हो। आज यदि कोई नोबेल पुरस्कार विजेता या कोई अर्थशास्त्री या कोई राजनीतिक शास्त्री या कोई बुक राइटर जो अच्छे आर्थर है वो कहते हैं बात, वो जरूरी नहीं कि आज की बात कहीं वो 200 साल बाद सही हो, बिल्कुल अक्षरशः 100% सही, लेकिन उसकी कही गई बात कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ बातों को लेकर सामने आती है। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले उदाहरण में सुकरात की बात को कहा, 2500 साल पहले कही गई बात आज भी कुछ ना कुछ मायने में सही है। तो समय, परिस्थिति और मांग के अनुसार विचार बदलते जाते हैं। मनुष्य क्योंकि एक परिवर्तनशील प्राणी है, उसके विचार आए दिन बदलते रहते हैं। इसलिए
समय के अनुसार मनुष्य का विचार ही परिवर्तनशील होते हैं, सोच परिवर्तनशील होती है, उनकी आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती है। और यही कारण कि भारत क्योंकि बहुत विविधताओं वाला राज्य है, और इसलिए यहाँ पर 395 संविधान अनुच्छेद बनाया गया है। धीरे धीरे करते हुए आज इतने संशोधन होते गए, क्योंकि समय के अनुसार ज़रूरी है कि विकास और जनता के लाभ के लिए हमें कुछ अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं, विचार बदलने पड़ते हैं, नियम बदलने पड़ते हैं, लेकिन मूल बातें जो होती हैं वो वही की होती हैं। तो 2500 साल पहले का सुकरात की बात या प्लेटो की बात मूल विचार हैं जो आज भी कहीं ना कहीं फिट होती हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसको मैं आप बताना चाहता। अब हम जाते हैं प्लेटो का नया सिद्धांत है क्या, प्लेटो ने नया सिद्धांत के बारे में कहा क्या। तो प्लेटो के नया सिद्धांत के पहले बार्कर की एक बात मैं आपसे कोट करूंगा, चाहे वो सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। बार्कर साहब यहाँ पर प्लेटो के बारे में कहते हैं कि चाहे उस समय के सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार है। तो मित्रों, अब प्लेटो का नया सिद्धांत, प्लेटो के नया सिद्धांत में होने वाली आलोचनाएं, प्लेटो के नया सिद्धांत के महत्व के बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। धन्यवाद।